हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सक्सेस मंत्रा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ग्रुप में यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग चाहें तो मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को जो लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल का कमेंट बॉक्स में जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 6th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। हम 7th क्लास की हिस्ट्री कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आज नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज ध्यान दीजिए। मैंने अभी तक 6th क्लास की हिस्ट्री में पूरी कंप्लीट करवा दी है, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। 7th क्लास की हिस्ट्री में हम लोग आज करेंगे 7 चैप्टर। 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक की जो 7th क्लास की हिस्ट्री है, जो मेडिवल हिस्ट्री जिसको हम कहेंगे मध्यकालीन इतिहास, उसमें से हमने 6 चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा था। मुगलों के बारे में पढ़ा है, ठीक है, नगरों के बारे में पढ़ा है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी तक के वो हमने सभी कवर किए हैं, जिसके अंदर हमारे लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन थे वो भी इंक्लूडेड थे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे, इनको रेफरेंस लेंगे, तो आप लोगों के लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो हैं एज इट इज आप लोगों के प्रिपेयर हो चुके होंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 7th क्लास की हिस्ट्री का। देखिए 6th क्लास की हिस्ट्री 6 चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोगों ने किया था नगरों के बारे में पढ़ा था कि नगर जो थे वो किस तरह के थे उस टाइम पर। एक नगर था जो कि वाणिज्यिक केंद्र था, जहां से व्यापार चलता था। एक प्रशासनिक केंद्र था, जहां से जो है प्रशासन चलाया जाता था। राजा जो है अपना प्रशासन चलाता था। तो राजा अपना प्रशासन कहाँ से चलाता था, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य था वो उसकी राजधानी होती थी, जहां से वो अपना जो नगर का अपने राज्य के अंदर अपने अंडर उसके जितने भी स्टेट आते थे वहां से वो अपना प्रशासनिक कार्य चलाता था। और सीधा सीधा नियंत्रण राजा का अपनी राजधानी पे होता था। बाकी राज्यों के लिए उसने अपने मंत्री जो हैं अधिकारीगण वो नियुक्त कर रखे थे, लेकिन राजा का सीधा नियंत्रण कहाँ पर होता था, अपनी राजधानी के ऊपर, क्योंकि वहां से वो अपने सभी जो काम है वो चलाता था। ठीक है। एक प्रकार हमारा था प्रशासनिक, एक था वाणिज्यिक। वाणिज्यिक जहां से हमारा व्यापार होता था। ठीक है। तो वाणिज्यिक में हमने कौन से 3 शहर पढ़े थे, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। ये 3 इंपॉर्टेंट है। वाणिज्यिक केंद्र अगर आता है और आया भी हुआ है कि वाणिज्यिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे हमारे, तो वो थे कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो टाइप है नगरों का, तो वो था हमारा मंदिर नगर। मंदिर नगर जो होते थे हमारे जो आसपास, जो मंदिरों के आसपास, जब उस टाइम पे मंदिर बहुत ही समृद्ध हो गए थे, बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। उधर आप लोगों ने सुना होगा कि सोमनाथ का मंदिर भी आप लोगों ने सुना है, जो कि बहुत ज्यादा समृद्ध था, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा था उसके पास। तो क्या होता था, लोग जो है धीरे धीरे आकर उन मंदिरों के आसपास बसने लगे, जिससे कि मंदिर नगर जो थे वो स्थापित होने शुरू हो गए। तो हमने 7 चैप्टर में मंदिर नगर के बारे में पढ़ा था, वास्तुकला के बारे में पढ़ा था कि जो मंदिर हैं वो किस तरीके से, किस वास्तुकला के अकॉर्डिंग जो है वो बनाए जाते थे। ठीक है। आज हम लेसन नंबर 7 में करेंगे जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। देखिए स्टूडेंट्स, जनजातियां कौन सी होती हैं, जनजातियां हम कहते हैं ट्राइब्स को। ठीक है। एंड खाना बदोश कहा जाएगा नोमैड्स को। ठीक है। खाना बदोश, नोमैड्स एंड जनजातियां जो ट्राइब्स होते हैं, जो आज भी हमको कहीं ना कहीं देखने में मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस बनकर आए हैं। ठीक है। तो अब कौन कौन से क्वेश्चन बनकर आए हैं वो आप लोग देखिए, साथ ही साथ मैं बताती चलूंगी। आप लोगों को लास्ट ईयर के जो पेपर हैं वो उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये गारंटी देती हूँ। अगर आप कभी उसको रिवाइज करेंगे लास्ट ईयर के पेपर में, तो जरूर पाएंगे कि जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो डेफिनेटली आए हुए हैं। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 7, जनजातियां। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जनजातियां किनको कहा जाता था, उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। वह न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। ऐसे समाज को जनजातियां कहा जाता था। ठीक है। असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे। अब असमान वर्गों में क्या मतलब है इसका, कि उस टाइम पे जो समाज है वो
अलग अलग वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जनजातियों के अंदर इस तरह का विभाजन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, उपमहाद्वीप में जो कई समाज जो ऐसे थे जो कि अलग थलग रहते थे, जो कि ब्राह्मणों जो नियम कायदे कानून बनाए थे उनको वो नहीं मानते थे। उनकी अपनी अलग रीति रिवाज थी, संस्कृतियां थी, उनकी अपनी समृद्ध वाचिक परंपराएं थी। ठीक है, तो वो जनजाति के अंदर आएंगे। ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था। ठीक है, अब दोबारा देख लीजिए एक बार। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, वरना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि कौन सी जनजाति किस राज्य में थी। तो ये आप लोगों को करना है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन है बताती चलती हूँ। खोखर और गखर कहाँ पाई जाती थी? ये पंजाब में। लंघा, अरगुन ये थे सिंध में। बलोच उत्तर पश्चिम। गड्डी और गडरियों की जनजाति पश्चिम हिमालय में पाई जाती थी। चेर बिहार और झारखंड के अंदर पाए जाते थे। मुंडा उड़ीसा। संताल बंगाल में पाई जाती थी। कोली व बेराद कर्नाटक व महाराष्ट्र में। गोंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाई जाती थी। ठीक है, तो अब दोबारा से एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, इसको माइंड में बिठा लीजिए। अगर आपको याद करने हैं तो जिस तरीके से आप लोगों से याद होते हैं उसको याद करें, क्योंकि क्वेश्चंस बनकर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कौन कौन से आए थे? चेर, मुंडा, संताल, कौली व बेराद और गोंड। 5 के बाद 9 से लेकर जितनी भी जनजातियां हैं इनके क्वेश्चंस बनकर आ चुके हैं। कई बार राज्य दे देते हैं, कई बार जनजातियां दे देते हैं। ठीक है, कि राज्य दिया, इस राज्य में कौन सी जनजाति थी, या कई बार जनजाति दे दी कि ये जनजाति किस राज्य में थी। दोनों तरह से क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए दोबारा एक बार, खोखर गखर ये थे पंजाब में। लंघा अरगुन ये हैं सिंध में। बलोच उत्तर पश्चिम। गड्डी और गडरियों की जनजाति थी पश्चिम हिमालय में। चेर बिहार और झारखंड में पाए जाते थे। मुंडा उड़ीसा में। संताल बंगाल में। कोली व बेराद कर्नाटक व महाराष्ट्र में। गोंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये देखिए, कुल, कुल किसको कहा गया है? क्वेश्चन आ चुका है। परिवारों या घरों के ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। ठीक है, कि कुल किसको कहा जाता है? कि परिवार या घरों का ऐसा समूह, जैसे गांव में आज भी देखने को मिलता है कि अलग अलग परिवार होते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये हमारे घर के हैं, ये हमारे कुनबे के हैं, ये हमारे कुल के हैं घर। ठीक है, तो ऐसे घर, ऐसे परिवार जो कि एक ही पूर्वज के होने का दावा करें, उनको कुल कहा जाता है। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन बनकर आया था एक लाइन में से। क्या क्वेश्चन था? एक तो आया था इसमें से कुल क्या है, और दूसरा क्वेश्चन आया था कि जनजातीय संगठन किस निष्ठा पर आधारित होते हैं, किसके ऊपर आधारित हैं? तो वो है नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एक लाइन में से बनकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है टांडा। टांडा किसको कहा जाता है? बंजारों का कारवां टांडा कहलाता था। जो बंजारे होते हैं, जो एक जगह पर टिककर नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, उनको बंजारा कहते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आया था। ठीक है, सीटेट का जो क्वेश्चन है वो मैंने इसमें लाइन इंक्लूड नहीं करी है, पर आप लोगों को याद करना है कि बंजारा, क्वेश्चन आया था कि बंजारों का इस्तेमाल नगर तक पहुंचाने के लिए, नगरों में अनाज की ढुलाई के लिए किसने यूज किया था बंजारों का? ठीक है, कि नगरों में अनाज पहुंचाने के लिए किस शासक ने बंजारों का उपयोग किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। आप लोगों को याद रखना है ये नाम, क्वेश्चन रिपीटेडली 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, कि कौन सा शासक था वो? अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का उपयोग किया था अनाज की ढुलाई के लिए, नगरों तक अनाज पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट आता है स्थानांतरित कृषि।
स्थानांतरित होता है कि बदल बदल कर कृषि करना, एक ही फसल, एक ही जमीन के ऊपर कृषि ना करना। कैसे, पहले पढ़ लेते हैं फिर उसको डिफाइन करती हूँ, ठीक है। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि के अंदर पहले एक जमीन का टुकड़ा, जंगल लगा लो, कोई भी झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, कोई भी एक एरिया जंगल का, जिसको साफ करके वहां पे फसल के लिए उसको तैयार किया जाता है। जब उसके जो छोटे मोटे जो झाड़ झंखार है वो बच जाते हैं तो उनको जला दिया जाता है। जलाने से क्या होता है, जो उसकी राख होती है उसको उसी के अंदर दबा दिया जाता है। वो एक तरीके से खाद का काम करती है, जिससे कि जो उर्वरता है जमीन की वो बनी रहती है। वहां पर लोग क्या करते हैं, अपनी कृषि करते हैं। 2-3 जब खेती कर ली, धीरे धीरे जो उपजाऊपन है जमीन का वो खत्म होने लगता है, तब यही चीज वो दूसरी जगह जाकर करते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से आया था, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, ये आ चुका है। इसके अंदर ये 3-4 लाइन दे रखी थी, इसमें एक गलत लाइन आप लोगों को उसमें दी हुई थी, तो उसमें से गलत फाइंड आउट करना था कौन सी थी। तो आप लोगों को ये पूरी लाइन एज इट इज ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में सेट करनी है कि क्या क्या था, ठीक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट है, जब मेडिवल पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास में, मध्यकालीन इतिहास, तो जो राज्य थे, जनजातियों के जो राज्य, जब धीरे धीरे जनजातियां जो थी बड़ी होती गई, ताकतवर होती गई, तो उन्होंने अपने राज्य भी स्थापित करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो राज्य किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे वो बड़े, राज्य जो था गढ़ों में विभाजित था, ठीक है। गढ़ जो थे वो गोंड और कुल में बटे हुए थे। कुल बताया था कि एक ही परिवार के सदस्य एक ही पूर्वज का होने का दावा करें, कि एक गांव में अलग अलग परिवार हैं लेकिन वो एक ही पूर्वज का होने का दावा करते हैं, तो उसको कुल कहा जाता है, ठीक है। तो गढ़ जो थे वो कुलों में विभाजित थे। कुल आगे जाकर 84 में बटे हुए थे। 84 यानी कि 84 गांवों की इकाई, एक इकाई में 12 गांव होते थे, ठीक है। तो 84 गांवों की इकाई में ये विभाजित थे और 84 आगे जाकर बरहोतों में बटे थे, यानी कि 12-12 गांव के अंदर वो बट गए थे। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आया था गढ़ जो थे वो किसके अंदर विभाजित थे, तो वो थे कुल में। ये क्वेश्चन इसमें से बनकर आ चुका है सीटेट का। राज्य गढ़ों में विभाजित थे, गढ़ कुल में विभाजित था। कुल 84 यानी कि 84 गांवों की इकाई में विभाजित थे। एक इकाई में 12 गांव माने जाते थे और जो 84 गांव हैं, यानी कि जो 84 है वो बरहोतों में विभाजित होते थे 12 गांवों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, पाइक। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा छोटा ही है, इसके बाद आप लोगों का लेसन नंबर 8 आ जाता है, वो हम कल करेंगे क्योंकि लेसन नंबर 8 जो है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो अब आता है पाइक और अहोम। पहले हम पाइक पढ़ते हैं। क्या है पाइक, होता है उन लोगों को कहा जाता था जनजातियों के अंदर जिन लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाता था, जिनसे जबरदस्ती श्रम करवाया जाता था, उनको पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य जो था वो बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे, ठीक है। अब अहोम राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। अहोम जो है सबसे पहले 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे थे। ये आप ध्यान में रखिएगा। मैंने इसमें कुछ चीजें मेंशन नहीं करी हैं क्योंकि अगर सभी चीजें मेंशन कर देंगे तो वीडियो में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो लोग आप मिस कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छे से देखिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आप लोगों को साथ के साथ बताती चलूंगी, अगर हो सके तो उसको कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट। अहोम राज्य जो है वो 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर वहां पे जो लोग थे बसे थे। अहोम राज्य के अंदर पाइक नाम के जो व्यक्ति थे वो थे। पाइक मैंने बताया था जिन लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाता था वो अहोम राज्य के अंदर ही पाए जाते थे, जो कि बेगार पर निर्भर था, ठीक है। अब अहोम लोग, अब इसमें पॉइंट आगे पढ़ते हैं, ये चावल की खेती के तरीके अमल में लाए। नेक्स्ट पॉइंट है, अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम समाज आगे जाकर कुलों में बटा हुआ था जिन्हें खेल कहा जाता था। और जो खेल है, ठीक है, जो खेल है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग गांव भी आते थे, यानी कि एक खेल के अंदर अलग अलग गांव जो थे उसके अधिकार क्षेत्र में आते थे।
यानी कि गांव से मिलकर खेल बना था, और जो कुलों में विभाजित था, जिनको खेल किसको भी कहा जाता था, कुल को खेल भी बोला जाता था। अगर क्वेश्चन आ जाए खेल क्या था, तो वहां पे कोई गेम का नाम मत लिखना। खेल था अहोम राज्य में, जो कुलों में विभाजित था उसको खेल कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले पहल अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। ये क्वेश्चन आया था कि बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो वो है अहोम साम्राज्य से, अहोम राज्य से। और ये किस भाषा में है, असमिया में। पहले इसको अहोम में लिखा गया और उसके बाद इसको असमिया भाषा में लिखा गया था, बुरंजी नामक कृति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और दूसरी एक चीज और है कि किसानों को, ब्राह्मण हो गए, किसान हो गए, जो पुरोहित हो गए, जब अहोम साम्राज्य शक्तिशाली हो गया तो उन्होंने क्या किया था, इन लोगों को भूमि जो है अनुदान के रूप में देना शुरू कर दिया था। ये चीज, छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। भूमि अनुदान के रूप में ये चीजें उन्होंने देनी शुरू करी थी। किसको? ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, जो कि उनके कार्य करते थे, अलग अलग काम करते थे। जब राजा खुश होता था तो उनको अनुदान के रूप में भूमि जो है वो प्रदान करता था। ठीक है, तो ये थी आप लोगों का लेसन नंबर 7। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, जनजातियां, जनजाति क्या है कि उपमहाद्वीप में वो लोग जो कि ब्राह्मणों के सुझाए गए नीति, रीति रिवाज, नियमों को नहीं मानते थे। उनकी अपने रिवाज होते थे, अपनी संस्कृति होती थी, अपनी परंपराएं अलग होती थी, वो अलग रहते थे। ठीक है, वे असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे। असमान वर्ग जैसे उस टाइम पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्गों में समाज बटा हुआ था, लेकिन जनजातियों में ये वर्ग हमें नहीं दिखाई देते, उनमें कोई वर्ग नहीं थे। ऐसे समाज के लोगों को जनजाति कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है जनजाति, राज्य और राज्य, राज्य और जनजाति के किस राज्य में कौन सी जनजाति है। खोखर गखर ये है पंजाब में, लंगा अरुगन सिंध में, बलोच उत्तर पश्चिम में, गड्डी और गडरियों की जनजाति पश्चिम हिमालय में। क्वेश्चन आया है स्टूडेंट, गड्डी जनजाति, ये आप लोगों को जनजाति का चैप्टर लेसन क्लास 8 की बुक में भी मिलेगा। तो आप लोगों का, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो 8th क्लास का जो चैप्टर आप लोग करेंगे तो वो इससे रिलेट करके इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, चेर बिहार और झारखंड, मुंडा उड़ीसा, संताल बंगाल, कौली और बेरात कर्नाटक और महाराष्ट्र में, गोंड कहाँ पे पाई जाती थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुल। क्या था कुल? कि परिवार या समूह, घरों का एक ऐसा समूह जो एक ही पूर्वज के होने का दावा करते थे, उनको कुल कहा जाता था। और ये नाते रिश्तेदारी के संबंधों पर आधारित थे। ठीक है, टांडा किसको कहा जाता था? बंजारों का कारवां टांडा कहलाता था। ठीक है, बंजारों का जो कारवां होता था उसको टांडा कहा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का उपयोग नगरों तक अनाज की ढुलाई के लिए किया था। ये लाइन एज इट इज आई थी, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूं। ठीक है, कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी। 2012 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि, वो कृषि जो जगह बदल बदल कर करी जाती है। स्थानांतरित, स्थानांतरित की अलग एक जगह से दूसरी जगह पे कृषि बदल बदल कर करी जाए। क्यों? क्योंकि जब एक जगह की जो उर्वरता है वो खत्म हो जाती थी और जो किसान थे उनको दूसरी जगह महसूस होती थी कि हम, इसकी उर्वरता खत्म हो गई है, उपजाऊ नहीं रही, तो वो दूसरी जगह जाते थे, पेड़ों को काटते थे और उसको जला देते थे। उनकी जो राख बनती थी उसको वहीं उसी से, उसी भूमि में दफनाया जाता था, जो कि एक खाद का काम करती थी, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती थी। उसके बाद वहां पर फसलें बोई जाती थी। 3-4 फसल जब हो जाती थी तब वो दोबारा इस प्रोसेस को दूसरी जगह पे जाकर करते थे, उसको हम कहेंगे स्थानांतरित कृषि। ठीक है, इसको पढ़ लेना, एज इट इज क्वेश्चन आया था। राज्य किसमें बटा था? गढ़ों में। गढ़ बटा था गोंड या कुल में। ठीक है, कुल बता चुकी हूं, एक ऐसे परिवार और सदस्य समूह जो कि एक ही पूर्वज का होने का दावा करते हैं, कुल कहलाते हैं। कुल जाके बटा था 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था। ठीक है, 84 गांव में, जिसको 84 कहा गया। और एक इकाई में कितने गांव होते थे? 12, जिनको बरहोत कहा गया।
ठीक है, ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। पाइक वो लोग जिनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था, और अहोम 13वीं सदी में आकर बसे थे ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में। ठीक है, इसमें पाइक अगर आता है कि जो पाइक है वो किस राज्य में पाए जाते हैं, किस राज्य के अंतर्गत, तो वो अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक जो है वो पाए गए थे, क्योंकि ये बेगार पर निर्भर था, लोगों से जबरदस्ती श्रम लिया जाता था और उन लोगों को पाइक कहा जाता था। ये चावल की खेती के तरीके अमल में लाए थे। ये कुलों में विभाजित था जिनको खेल कहा जाता था, और खेल के अंडर बहुत सारे अलग अलग गांव भी आते थे। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है 2013 के पेपर में। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। ठीक है, बुरंजी नामक कृति किससे रिलेटेड है, तो वो अहोम राज्य से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। और पूर्वजों को क्या दिया जाता था, पुरोहितों को, ब्राह्मणों को जो अनुदान है वो भूमि के रूप में दिए जाते थे। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का लेसन नंबर 7। किसी को कोई क्वेरी होती है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। एंड यस, अपने यूट्यूब चैनल का जो लिंक है मैं आप लोगों को कमेंट में शेयर कर दूंगी। जितना हो सके आप आए, अब मेरी वीडियोस देखें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे आकर वहां पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यस, जितना हो सके उतना शेयर करिए। पता नहीं किसको कब कहाँ क्या जरूरत हो, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे पा रहे हैं, कोचिंग सेंटर कोई खुला नहीं है। एकमात्र सोर्स आप लोगों का ऑनलाइन टीचिंग ही है, ऑनलाइन क्लास ही है। ठीक है, तो जितना हो सके आप वीडियोस को शेयर करें। एंड यस, कोई क्वेरी हो तो मैं दोबारा कहती हूँ, पूछ सकता है मुझे ऑनलाइन आकर, लाइव सेशन में भी पूछ सकता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और कल हम करेंगे लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है, बट ये है कि अगर मैं आज करवाती इसके साथ ही तो लेंथी क्लास हो जाती। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।